थ्योरीज की बात करूँ, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज की बात करूँ, तो कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी का कॉन्सेप्ट कहता है कि दो तरह की थ्योरीज होती है, एक होती है ट्रेडिशनल थ्योरी और एक एमएनएम थ्योरी। ठीक है, हमने पहले भी देखा ट्रेडिशनल थ्योरी तो आपकी जो चलता हुआ आ रहा है, मानते हुए आ रहे हैं, वो चीज ट्रेडिशनल थ्योरी में आती है। और आपका जो एमएनएम थ्योरी होती है वो कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एमएनएम थ्योरी में दो कॉन्सेप्ट होते हैं, विद टैक्स, विदाउट टैक्स। ठीक है, विदाउट टैक्स, ये दो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ट्रेडिशनल थ्योरी कहती है कि डेट इक्विटी दोनों जरूरी होती है कैपिटल में, क्योंकि इक्विटी बहुत महंगा होता है, वेरी एक्सपेंसिव सोर्स ऑफ कैपिटल। डेट का सस्ता होता है, लेकिन डेट के बढ़ने से रिस्क भी बढ़ती है, तो इक्विटी वालों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है, क्योंकि लाइन में उनके आगे कोई बंदा खड़ा हो गया तो उनको अभी बाद में शेयर मिलेगा, पहले डेट को कुछ मिलेगा, फिर बचेगा तो उनको मिलेगा, तो इक्विटी वालों की एक्सपेक्टेशंस और बढ़ जाएगी, है ना। तो आपको ट्रेडिशनल थ्योरी एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट देती है कि जैसे जैसे आप कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे इक्विटी की एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जाएगी, के बढ़ता जाएगा। हाँ, क्योंकि उनका रिस्क बढ़ा है। लेकिन जैसे जैसे आप डेट मिलाते जाओगे तो डेट का जो कॉस्ट होता है वो काफी कम होता है इक्विटी के कंपैरिजन में, तो डेट काफी नीचे से चालू हुआ, तो डेट पहले तो आपको और सस्ता पड़ता जाएगा, सस्ता पड़ेगा, एक लेवल के बाद डेट बढ़ना चालू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास सिक्योरिटी खत्म हो जाएगी ऑफर करने के लिए, शायद आपके पास इसमें को प्रॉपर डायग्राम है, तो आपके पास शायद सिक्योरिटी खत्म हो जाएगी ऑफर करने के लिए, और फिर ये भी हो सकता है कि बैंकर्स को बहुत रिस्की लग रहा हो कि भैया आपने इतना लोन ले लिया, पैसे कहाँ से दोगे, तो एक लेवल के बाद बैंकर्स भी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, तो मतलब एक लेवल तक तो ये लाइन सीधी चलेगी। ठीक है, और फिर बाद में वो बढ़ने लग जाएगी, काइंड ऑफ दैट। तो ये आपका केडी का कॉन्सेप्ट रहेगा। अब अगर मैं इन दोनों का कंबाइंड रीडिंग करूं, वैट की बात करूं, तो जो आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, वो कॉन्सेप्ट कहता है कि यार अगर इस चीज को, इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखें, तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे मैं कैपिटल में डेट इंट्रोड्यूस करूंगी, मेरा इनिशियल लेवल पे वैट जो है वो कम होता जाएगा, फिर एक लोएस्ट पॉसिबल पॉइंट पे पहुंचेगा, फिर वो वापस बढ़ना चालू होता है ना, वैट। और अपने को बैक से ही मतलब है, क्योंकि इवेंचुअली अपनी जेब से जो जा रहा है या प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी चेक करते हैं, बैक को ही दिमाग में रखते हैं ना। तो इसका मतलब ट्रेडिशनल थ्योरी ये कहती है कि एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे बैक लीस्ट होगा। तो जैसे अगर आप ये पॉइंट देख सकते हो, ये वाला पॉइंट है जहाँ पे बैक जो है वो सबसे कम है, और उसके बाद वो बढ़ना चालू हो गया। तो ट्रेडिशनल थ्योरी कहती है ये वाला पॉइंट जो है ना, ये जो मिक्स है डेट इक्विटी रेशियो का, इस वाले पर आपने ऑपरेट करना चाहिए, यानी ऑपरेट एट दिस पर्टिकुलर लेवल। इसको आपकी ट्रेडिशनल थ्योरी क्या कहती है, ऑप्टिमम लेवल या ऑप्टिमम कैपिटल लेवल। ठीक है, सिर्फ ट्रेडिशनल थ्योरी ये मानती है कि ऑप्टिमम कैपिटल लेवल करके कोई कैपिटल लेवल होता है। ओके, नहीं, एमएनएम में ऐसा नहीं होता। एमएनएम में फिर हम बात करते हैं विद टैक्स, विदाउट टैक्स। एमएनएम कहता है कि भैया कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब आप कितना भी डेट बढ़ा दो, कितना भी इक्विटी कम कर दो या ऊपर नीचे कर दो, वही बात हो जाएगी। वो बोलता है कि जितनी स्पीड में इक्विटी का कॉस्ट बढ़ेगा, उतना ही आपका जो डेट है वो कम होगा। ठीक है, तो बैक इस चक्कर में क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जितना जितना डेट बढ़ाते जाओगे, आपका एवरेज कॉस्ट को डेट नीचे पुल करेगा, लेकिन इक्विटी उतनी स्पीड में बढ़ेगा। मतलब अगर सपोज तुम्हारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ रहा है 20%, और डिबेंचर वालों को तुम पे करो 10%, 15%, 10% बचा रहे हो, तो इक्विटी वाले अपने आप वो एक्स्ट्रा 10% डिमांड करने लगे, बोलेगा अब हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल 30%, जो बचा हमको दे दो। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो भैया आया ना। तो विदाउट टैक्स वाली थ्योरी, दिस इज विदाउट टैक्स। विदाउट टैक्स वाली थ्योरी आपको कहती है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, बैक तो आपका कांस्टेंट रहेगा। तो आपको थोड़ा इक्विटी, पूरा इक्विटी रखना है, थोड़ा डेट रखना है, ज्यादा डेट रखना है। तो मैम इसमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी और केडी क्या होगा? केडी और एक तो कांस्टेंट होगा, केडी कांस्टेंट ही माना है इसने, तो बोला केडी वही रहेगा और के ही बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होगा। तो केडी कांस्टेंट रहेगा, केडी उसी स्पीड में नीचे करेगा इसको। विथ टैक्स वाली थ्योरी में हालांकि इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग होता है। विथ टैक्स में बोलता है कि यार एक और फायदा है लोन का, कि आपको उसके टैक्स सेविंग्स भी होती है। तो अब इसकी जो थ्योरी है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है विद टैक्स। विद टैक्स में बोलता है टैक्स होगा तो केई पे तो कोई टैक्स सेविंग्स होती नहीं है भाई, इक्विटी को आप डिविडेंड पे करते हो, क्या टैक्स सेविंग, कोई टैक्स सेविंग नहीं होगी।
लेकिन केडी जो है आपका, ये केडी है, ये नीचे गिरता जाएगा बिकॉज ऑफ द टैक्स, क्योंकि आप जैसे जैसे ज्यादा डेट इंट्रोड्यूस करते जाओगे, ज्यादा इंटरेस्ट होगा, प्रॉफिट और कम नजर आता जाएगा और टैक्स आपका और ज्यादा सेव होता जाएगा। तो जो विथ टैक्स थ्योरी है वो कहती है बैक भी आपका क्या हो जाएगा, गिरता जाएगा, बिकॉज बैक भी गिरता, बस गिरता जाएगा बोल रहा है। इसका मतलब वो ये कह रहा है कि ऐसा कभी नहीं होगा कि बैक वापस राइज होगा, विच इज लाइक एन इम्पॉसिबल काइंड ऑफ अ थ्योरी, बिकॉज ऐसा तो है नहीं कि आपका खाली बैक गिरता ही जाएगा और गिरता जाएगा, तो मतलब फिर तो आप जितना डेट उठा सकते हो उतना डेट उठा लो, कि ये उठाओगे केडी का कुछ रिलेशन होता है, क्यों एवरेज हो रही है ना, बैक क्या है, के प्लस केडी है ना। अगर मैं तुम्हें बोलूंगी क्लास में बच्चों के मार्क्स आए, 100 मार्क आया एक का, दूसरे का 90 मार्क आया, तो एवरेज आपकी 95 होगी। पर अगर मैं बोलूँ एक का 100 मार्क आया और दूसरे का 0 आया, तो आपकी एवरेज एकदम गिर के 50 हो जाएगी। तो केडी एग्जैक्टली एवरेज को गिराने का काम कर, ठीक है। तो ये 3 थ्योरीज हैं, उसके अलावा कोई थ्योरी नहीं है जो आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर के, ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट सिर्फ ट्रेडिशनल थ्योरी में देता है। बाकी अगर मैं थ्योरी की बात करूँ, इधर कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर कहता है जितना डेट उतना बढ़िया, जो पॉसिबल है नहीं। और लोन एक समय के बाद महंगा हो जाता है, अगर आपके सर पे बहुत सारा लोन होगा तो एक लेवल के बाद वो महंगा हो जाता है, जी कहता है, ठीक है। तो ये आपकी थ्योरी है, थ्योरीज हैं। दिस इज योर एमएनएम। पैकिंग का क्या रहता है? पैकिंग ऑर्डर थ्योरी बोलती है कि कोई भी एक नॉर्मल इंसान क्या करता है, जो आपका ऑर्डर होता है, kind of, जो आपका एक सिस्टम होता है कि मेरे को पैसे की जरूरत है तो मैं कहाँ से पहले लूंगी, वो सिस्टम फॉलो करता है। तो एक नॉर्मल इंसान क्या सिस्टम फॉलो करता है, वो कहता है सबसे पहले तो मैं फ्री वाली रिसोर्स ले लूँ। फ्री वाली रिसोर्स का मतलब रिटेन अर्निंग। तो अगर उसको पैसों की जरूरत है, मैनेजमेंट बोलेगी पहले मैं रिटेन अर्निंग यूज करूँ, फिर भी पैसों की जरूरत है तो क्या यूज करेगी, डेट यूज करेगी, फिर भी पैसों की जरूरत है तो प्रेफरेंस शेयर यूज करेगी, और फिर भी जरूरत आ गई तो लास्ट में इक्विटी शेयर यूज करेगी, तब तक इक्विटी शेयर। में अगर वो ऐसे ऑप्शंस में ये भी आता है कभी कमर्शियल पेपर, वैसे अनसिक्योर्ड लोन, वो सब लोन ही है, डेट का, तो वो डेट सेकंड में है, सेकंड दैट कैन बी अप्लाइड, राइट। और आपको अगर अनसिक्योर्ड लोन सिक्योरिटी है आपके पास ऑफर करने के लिए, तो ये ध्यान रखना है कि सिक्योर्ड लोन सस्ता मिलता है, सिक्योरिटी नहीं है ऑफर करने के लिए तो अनसिक्योर्ड लोन आपको काफी महंगा है, पर लोन वो है। ठीक। This conference will now be recorded. ना द क्वेश्चन इज हम ये बैक वगैरह निकाल क्यों रहे हैं, क्योंकि अगर मेरे को कोई प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है तो मेरी जेब से बैक जा रहा है, तो मैं बोलूंगी अगर मेरी जेब से 15% जा रहा है तो मैं प्रोजेक्ट में तभी इन्वेस्ट करूँ जब प्रोजेक्ट 15% ऊपर कमा के दे रहा है ना, 20% कम से कम कमा के देगा तो मैं प्रोजेक्ट में जाऊंगी। प्रोजेक्ट स्पेसिफिक डिस्काउंट रेट क्या होती है कि मैंने ना पैसा एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में से नहीं निकाला, मैंने क्या किया, मैंने एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए स्पेसिफिकली एक नया लोन लिया, है ना। तो मैंने एक प्रोजेक्ट है, मे बी आप अभी तक तो कार्स में डील करो, अब आप शूज में डील करना चाहते हो, डिफरेंट प्रोजेक्ट, तो इसके लिए आपने अलग से बैंक से लोन लिया। तो ये बैंक से स्पेसिफिकली पूरा का पूरा जितना लोन है इसी प्रोजेक्ट में जाएगा, इस प्रोजेक्ट में और कहीं से पैसे नहीं डाल रहे, पर ये लोन है 25% का, ठीक है। आपका ऑलरेडी जो बैक चल रहा है वो चल रहा है 15%, तो प्रोजेक्ट को किससे डिस्काउंट करोगे, 15 से कि 25 से? प्रोजेक्ट को 15% से डिस्काउंट करोगे 25%? 25 से 15 का कोई लेना देना नहीं, 15 से तो मैंने पैसे लिए ही नहीं। शूज के लिए स्पेसिफिकली मैंने बैंक लोन क्या लिया है, 25% का लिया है, तो मैंने प्रोजेक्ट डिस्काउंटिंग भी 25%, ठीक है। दैट इज प्रोजेक्ट स्पेसिफिक डिस्काउंट। कभी कभी आप नई लाइन ऑफ बिजनेस में जाते हो, आप बोलते हो मेरे को डिस्काउंटिंग तो करनी है पर मेरे को पता नहीं कि है ना इसमें कितनी डिस्काउंटिंग करूँ मैं, क्योंकि मैंने एग्जिस्टिंग बिजनेस से ही पैसा उठाया। तो फिर आप बोलते हो एक बार दोबारा नया वैक कैलकुलेट करते हैं। नया वैक क्यों कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में और शूज की इंडस्ट्री में रिस्क एलिमेंट अलग अलग होगा। तो प्रॉब्लम डेट का नहीं होता है, प्रॉब्लम इक्विटी का होता है। इक्विटी वालों के एक्सपेक्टेशन चेंज हो जाती है, अच्छा मेरा पैसा उठा के अभी शूज में डाल रहे हो, चलो मुझे ज्यादा रिटर्न दो, राइट। तो उनकी एक्सपेक्टेशन चेंज हो जाते हैं, तो के सब गड़बड़ कर देगा, कि हमारा सारा रेट ऊपर नीचे कर देगा वैक वगैरह। तो अब अगर यहाँ पे मुझे नई इंडस्ट्री में जाना है तो फिर मैं क्या करूंगी, मैं बीटा फैक्टर जो है वो किसका लूंगी, न्यू इंडस्ट्री का, ठीक है। तो मेरे से जिस तरह का स्केल ऑफ बिजनेस मैं खोलने वाली हूँ
उसके आसपास के स्ट्रक्चर में, क्लोजेस्ट स्ट्रक्चर में जो भी बंदा बिजनेस कर रहा है, उसी तरह का शूज का बिजनेस कर रहा है, उसका मैं बीटा एसेट ले लूं अनगियर, क्योंकि गियरिंग तो दोनों कंपनीज का अलग अलग होगा, उसका बीटा एसेट अपने बीटा एसेट के बराबर कर दूं और उसके हिसाब से अपनी बीटा इक्विटी निकालूं। फॉर्मूला पता है ना, बीटा एसेट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ इक्विटी अपने डेट इक्विटी रेशियो के हिसाब से हो जाएगा इनटू बीटा एसेट डिवाइडेड बाय बीटा एसेट प्लस बीटा डेट। ठीक है, बीटा डेट तो अपन कुछ मानते ही नहीं है वैसे भी, सॉरी, डिवाइड बाय बीई प्लस बी, वो जीरो ही मानते हैं, 1 माइनस टी, है ना, ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा। तो बीटा इक्विटी है, माय बैड। तो अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ये आपने बीटा एसेट कौन सा ले लिया, वही कंपनी का जो सिमिलर स्ट्रक्चर वाली है। अब आप इस चीज को क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपना बीटा इक्विटी पता लगा लो। ये बीटा इक्विटी को सीएपीएम मॉडल में रखे, अपना जो नया बिजनेस है, इसको सीएपीएम मॉडल में रख के अपन क्या निकालेंगे, के ही निकालेंगे। ध्यान है ना, क्या था, रिस्क फ्री रेट प्लस बीटा इक्विटी इनटू रिस्क प्रीमियम। ठीक है, रिस्क प्रीमियम का मतलब क्या था, रिटर्न। ठीक है, तो ये रहेगा आपका फॉर्मूला। डन, क्लियर। अच्छा, अब और ये तो हो गया। अब इसके बेसिस पे अपन बीटा इक्विटी निकालने के बाद अपन के निकालेंगे, के के बेसिस पे बैक निकालेंगे नया, और उससे प्रोजेक्ट की डिस्काउंटिंग। तो प्रोजेक्ट की डिस्काउंटिंग की रेट दो सिचुएशन में प्रोजेक्ट स्पेसिफिक रेट लेते हैं रादर देन टेकिंग द कंपनी रेट। अगर मैं किसी नए प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए एक नया लोन उठा के ला रही हूँ, ऑल्दो ऑटोमोबाइल्स ही है, लेकिन उसका ब्रांच में उदयपुर में सेटअप करी, ऊपर मैं लोन नया ले रही हूँ, तो स्पेसिफिक लोन की रेट या स्पेसिफिक फंडिंग रेट ले रही हूँ। अगर मैं नई लाइन ऑफ बिजनेस चालू कर रही हूँ तो उस केस में उसका रिस्क बहुत अलग होगा, क्योंकि उसका रिस्क अलग हो जाएगा। तो मैं जो इंडस्ट्री है, या तो इंडस्ट्री में मेरा जो बिगेस्ट कॉम्पिटिटर है, क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर है, उसका मैं बीटा एलिमेंट ले लूँ, रिस्क फैक्टर, और उसके बेसिस पे मैं अपनी सीएपीएम मॉडल लगा के के निकाल, जो कहता है। ठीक है, तो यहाँ पे यूज होता है हमारा। तो एवरीथिंग इज कनेक्टेड, है ना। जितना आप कैपिटल जहां से रेस करो, जिधर से फंड रेस करो, उसकी रेट लेकर तुम एनपीवी कैलकुलेट कर रहे हो कि प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। तो फंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आर क्लोजली रिलेटेड, दोनों अलग अलग नहीं हो सकते। ठीक है, डन। मैम दिस इज में क्वेश्चन था अभी, इसमें करंट कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के मतलब करंट जो दे रहा था आपको, इसमें न्यू लाइन ऑफ बिजनेस शुरू कर रहा है, तो उसकी जो इक्विटी अलग देती है, उसको बोला कि प्रोजेक्ट स्पेसिफिक रेट से इसको डिस्काउंट करना। इसमें कमेंटिंग करनी हो तो कैसे करें, दोनों की निकाल दी कि यार 10.2। अगर इन क्वेश्चंस में आपको कमेंटिंग करनी होती है तो आपको ये बताना पड़ता है कि क्योंकि मैंने एक नया लाइन ऑफ बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, तो उसकी रिस्क बहुत अलग होगी एज कंपेयर टू द एग्जिस्टिंग लाइन ऑफ बिजनेस। क्योंकि उसकी रिस्क अलग होगी तो एक्सपेक्टेशंस ऑफ द शेयर होल्डर्स चेंज हो जाएगी। डेट का तो खैर ठीक है, डेट का तो जितना रिटर्न जा रहा है उतना ही जाएगा, पर एक्सपेक्टेशंस ऑफ द शेयर होल्डर चेंज हो जाएगी। तो मेरा क्योंकि एक्सपेक्टेशंस चेंज हो गया, इस कारण से मेरा केई चेंज होगा और बैक चेंज हो जाएगा, इफेक्ट हो जाएगा। तो मुझे ऑब्वियसली प्रोजेक्ट की डिस्काउंटिंग नई रेट से करनी पड़ेगी विद द एनहांस्ड रिस्क टू अंडरस्टैंड वेदर इट्स वर्थ टेकिंग द रिस्क और नॉट, वेदर इट्स वर्थ इंक्रीजिंग द बैक और नॉट। क्योंकि मेरा नए प्रोजेक्ट के कारण, नई रिस्क के कारण बैक बढ़ रहा है, तो मुझे चेक करना है कि क्या ये प्रोजेक्ट उतना फिजिबल है कि मेरी वो बड़ी हुई बैक को भी कवर कर देगा। This is what you have to comment. Or obviously we cannot use the old rate because the risk or rate has been calculated keeping in mind the risk, and the risk of the new business is completely different as compared to the existing business, है ना। और दोनों की जो के अलग आ रही है, करंट की आ रही है 10.2 और सेकंड की कम आ रही है। तो नए बिजनेस में रिस्क कम है, इसका मतलब अगर आपकी एग्जिस्टिंग बिजनेस की के आ रही 10% और नए बिजनेस की के आ रही है आपकी 9%, दैट मींस न्यू बिजनेस हैज लेस रिस्क। देखो मैंने तुम्हें किसका एग्जांपल दिया था, ऑटोमोबाइल्स और शूज। तो शूज में कंपैरेटिवली कम रिस्क होगी, तुम्हारा एक प्रोडक्ट डिजाइन फेल हो गया शू का, तो योर लॉस इज गोना बी कंपैरेटिवली लेसर। लेकिन एक गाड़ी का पूरा एक मॉडल तुमने लॉन्च कर दिया और वो डिजाइन फेल हो गया, इट्स गोना कॉस्ट यू अ लॉट, राइट। तो रिस्क एलिमेंट अलग अलग होगा, इसलिए आपके एक्सपेक्टेशन, चलो ठीक है शूज वाले बिजनेस में कम भी दे दोगे चलेगा, क्योंकि हमारे बैंकरप्सी की रिस्क नहीं है ना। ये अपन कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं। हाँ, ये अपन इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिस्क हमेशा इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिस्क इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू। इन्वेस्टर बोलता है मैं इस इंडस्ट्री में लगा हुआ, तो मेरी कितने रिस्क होगी। और ये कौन सी रिस्क की बात करते हैं अपन, सिस्टमैटिक रिस्क की बात, क्योंकि इन्वेस्टर हम मान के चलते हैं ऑलरेडी अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करके
अपनी अनसिस्टमैटिक रिस्क कम कर चुका होगा। पर वो बोलेगा यार तुम्हारी कंपनी में मैंने लगाया, तो तुम्हारी कंपनी से रिलेटेड कितनी ऐसे रिस्क है जो मुझे उठानी पड़ रही है जो मेरे कंट्रोल में भी नहीं है ना। अनसिस्टमैटिक रिस्क को तो मैं कंट्रोल कर सकती हूँ और कम कर सकती हूँ। कैसे कम कर सकती हूँ? बाय डाइवर्सिफाइंग माई इन्वेस्टमेंट्स। मैंने सारी ऑयल इंडस्ट्री में सारे शेयर्स लगा दिए, गलत है। मैंने थोड़ा गोल्ड में लगा दिया, थोड़ा ऑयल में लगा दिया, थोड़ा मैंने ऐसे एफएमसीजी में लगा दिया, तो मेरा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो गया। अभी मार्केट गिरेगा तो एकदम ऐसा मेरा जीरो नहीं हो जाने वाली सिक्योरिटीज, कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी। सो आई हैव डाइवर्सिफाइड एंड रिड्यूस्ड माय अनसिस्टमैटिक रिस्क। पर फिर भी एक रिस्क तो रहेगी विद सिस्टमैटिक रिस्क। जिस कंपनी में मैंने शेयर, जिस कंपनी के शेयर में मैंने पैसा डाला, वो कंपनी की मैनेजमेंट कैसी है, वो कंपनी को कैसे रन करे, बावजूद इसके कि पेट्रोलियम इंडस्ट्री का मार्केट ऊपर जा रहा है, वो कंपनी का मार्केट डाउन जा रहा है। तो द कंपनी स्पेसिफिक रिस्क व्हिच इज स्टिल गोना बी देयर आफ्टर ऑल द प्रिकॉशंस आई टेक, व्हिच विल बी रिफर्ड एज सिस्टमैटिक रिस्क। तो सिस्टमैटिक रिस्क को ये बीटा डिपिक्ट करता है। सिस्टमैटिक यानी अनडाइवर्सिफाइड नहीं, सिस्टमैटिक रिस्क डाइवर्सिफाई करने से कौन सी रिस्क हट जाती है? अनसिस्टमैटिक रिस्क। तो मतलब अगर अनसिस्टमैटिक रिस्क नहीं है तुम्हारे सिस्टम में, तो मतलब तुमने डाइवर्सिफाई कर लिया है, लेकिन जो रिस्क फिर भी सिस्टम में बच जाएगी आफ्टर ऑल द डाइवर्सिफिकेशन, वो सिस्टमैटिक रिस्क। ठीक है, डन। और ये बेसिस रिस्क क्या होता है? This conference will now be recorded. तो बेसिस रिस्क का कॉन्सेप्ट क्या है? बेसिस रिस्क अलग ही चीज हो जाती है, वो फॉरेन करेंसी वगैरह में रहती है। तो बेसिस रिस्क का कॉन्सेप्ट कहता है कि यार आपको पता है कि मेरे को फ्यूचर में कुछ लोन चाहिए, डॉलर्स में चाहिए, है ना। तो उसका जो आज का जो स्पॉट रेट आ रहा है और उसका जो फ्यूचर रेट आ रहा है वो अलग अलग है ना। उसका फ्यूचर रेट मान के चलते 50 आ रहा है, $1 इज इक्वल टू 50 रुपीज, और स्पॉट रेट उसका आ रहा है मान के चलते 40, है ना। ये फ्यूचर या फॉरवर्ड रेट है 3 महीने बाद का रेट है। तो हम कहते हैं एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आता है जब फ्यूचर और स्पॉट में डिफरेंस 0 हो जाता है। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि आज का तुम्हें फ्यूचर खरीदना है, आज तुम्हें डॉलर्स खरीदने हैं और आज का तुम्हें फ्यूचर खरीदना है, तो आज की जो फ्यूचर की रेट होगी वही स्पॉट रेट होगी ना। आज का फ्यूचर खरीदोगे तो मतलब आज ही सेटल करोगे डे एंड में, तो जो सुबह को रेट होगी वही रेट पे खरीदोगे। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आएगा जब फ्यूचर रेट और स्पॉट रेट सेम हो जाएगा। तो जनरली हम कहते हैं फ्यूचर रेट और स्पॉट रेट में गैप होता है। कैसे गैप होता है? ये देखो, ये गैप चल रहा है, ये गैप है दोनों के बीच में, है ना, ये गैप चल रहा है। तो ये फ्यूचर रेट है मान के चलते हैं, और ये आपकी स्पॉट रेट है। फ्यूचर्स का मतलब वही कह रहा हूं, डेरिवेटिव होता है। डेरिवेटिव्स होते हैं कि मैं 2 महीने बाद 3 महीने बाद डॉलर्स खरीदूंगी, ठीक है। आज ये एकदम खरीद लेते हैं। हाँ, अपन आज ही खरीद रहे हैं उसको। ये देखो, एक दिन पॉइंट ऐसा आएगा जब फ्यूचर रेट और स्पॉट रेट क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, दोनों का गैप जो है वो 0 हो जाए। गॉट इट। तो ये जो गैप दोनों का 0 होने वाला है, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे होगा जहाँ पे एक प्रेजेंट वैल्यू 3 महीने बाद, 3 महीने के फ्यूचर है, तो 3 महीने बाद जो फ्यूचर रेट रहेगी वही आपकी क्या हो जाएगी, स्पॉट रेट हो जाएगी। गॉट इट। तो लेकिन ये दोनों के बीच में गैप धीरे धीरे कम होगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। हम मान के चलते हैं कि यूनिफॉर्मली गैप कम होगा। अगर 3 महीने के फ्यूचर है तो 3 महीने में धीरे धीरे ये गैप कम होता जाएगा। जैसे ये 50 और 40 के बीच में जो गैप है वो कितना है, 10 है। ये 10 का जो गैप है 3 महीने में कवर होगा, यानी हर महीने में कितना गैप कवर अप होगा, 3.33। तो हर महीने इन दोनों के बीच का जो फासला है वो 3.33 से कम होता जाएगा। अभी ये मुझे नहीं पता कि फासला कैसे कम हो, या तो फ्यूचर गिरेगा या स्पॉट बढ़ेगा, या थोड़ा फ्यूचर गिरेगा थोड़ा स्पॉट बढ़ेगा। द क्रक्स इज दोनों का गैप हर महीने 3.33 से कम होगा। ये जो आपका गैप रिस्क चल रहा है इसे बेसिस रिस्क कहते हैं। बेसिस रिस्क इज कवर्ड, या दैट इज बिकॉज ऑफ द टाइम जोन, है ना, और वो यूनिफॉर्मली कवर हो जाता है बिटवीन द दिस पीरियड, फ्यूचर और स्पॉट के पीरियड, है ना। तो जैसे आपका आज टुडे द गैप इज 50 and 40, so this is gonna be 50 minus 40, 10। 2 months बाद ये गैप कितना हो जाएगा, 2 months बाद ये गैप 2 महीने में 3.33 का कवर हो चुका होगा 2 बारी, तो ये हो जाएगा माइनस 3.33 इंटू 2, 3.33 का गैप बच जाएगा। अगर आपको बोलता है 2 महीने बाद मेरी स्पॉट रेट 45 है, तो इसका मतलब मेरा फ्यूचर रेट कितना होगा, 45 प्लस 6, ये मेरा फ्यूचर रेट है। डिड यू गेट दैट? इस तरीके से बेसिस रिस्क का वैल्यू कोई ना कोई एक मिसिंग फिगर बता देगा, बस कुछ भी नहीं करना आपने। कहना आप तो 1 महीना ही बाकी है, तो अब इनके बीच में गैप 3.33 का ही बचा होगा, और अगर स्पॉट रेट इतनी है तो फ्यूचर रेट इतनी होगी, है ना। गॉट इट?
ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली।